आरक्षण मिला, क्यों नहीं मिली सामाजिक समानता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आरक्षण पर अदालत में भले ही बहस खत्म हो गई हो, लेकिन आवाम में इसको लेकर बहस चलती रही है, चलती रहेगी। सामान्य तौर पर इस पर चर्चा होती है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस चर्चा का कोई तुक नहीं है। बात शायद इस पर होनी चाहिए कि आरक्षण जिस उद्देश्य को हासिल करने के लिए लाया गया था वो हासिल क्यों नहीं हो पाया। जब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आरक्षण के उद्देश्यों की राह का रोड़ा क्या है, तो ये कैसे तय कर पाएंगे कि इन रुकावटों को कैसे दूर करें और हम इनको कब तक दूर कर पाएंगे। आज प्राइम डिबेट में इस मुद्दे पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाया है जातीय आरक्षण, सामाजिक विषमता को अभी तक क्यों नहीं पाटा जा सका, और क्रीमी लेयर के बारे में जो कहा जाता है कि अतार्किक निर्धारण हुआ है, यह तर्क कितना सही है, कितना गलत है। हमारे साथ स्टूडियो में इंद्राज सिंह मेघवाल हैं, मेघवाल महासभा के अध्यक्ष हैं। अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ पाराशरण नारायण जी जुड़े हुए हैं, आप समता आंदोलन के प्रणेता हैं। सत्यनारायण सिंह जी हैं हमारे साथ, आप रिटायर्ड IAS हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सत्यनारायण जी, आपकी आवाज़ आ रही हो तो मुझे बताइएगा। मुझे आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, तो सत्यनारायण जी, अक्सर ये बात कही जाती है, ये बात बार बार उठती है कि आरक्षण अपने मूल उद्देश्य से भटक गया, और आरक्षण का इस्तेमाल करके बहुत सारे राजनीतिक दल बन गए। बहुत सारे राजनीतिक दलों का ये उद्देश्य पूरा हो गया कि वो सत्ता में आ गए, बहुतों का ये उद्देश्य पूरा हो गया कि वो सत्ता में बने रहे। बहुत सारे नए नेता बना दिया आरक्षण ने, लेकिन आरक्षण अपने उद्देश्य से भटक गया। वो उद्देश्य क्या था, क्यों नहीं हासिल हो सका, इस पर बहुत विचार नहीं हुआ है। एसएन सिंह साहब, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है आपकी आवाज़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया है उसमें तो उन्होंने आरक्षण को ही सामाजिक न्याय कह दिया है, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण क्यों जरूरी है, और केवल मेरिट के नाम पर नंबर जो मिलते हैं परीक्षा में या इंटरव्यू में, वो पर्याप्त नहीं, वो द्योतक नहीं है। उनका बहुत स्पष्ट ये था कि जवाबदेह हो, संवेदनशील हो, जमीन से जुड़े हुए हो, उत्तरदायित्व की भावना हो, और इसलिए सामाजिक परिस्थितियों को समझने वाला हो, अपनत्व की भावना हो, बंधुत्व की भावना हो, और ये उस आदमी में ज्यादा होगी जो पिछड़ेपन से जमीन से उठ करके आया है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो जनसंख्या का मामला हो, चाहे वो ये हो कि वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मगर उन्होंने अब स्पष्ट कह दिया है कि ग्रेजुएट में हो जाने के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी वो आरक्षण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यद्यपि पुराने फैसलों का अनुमोदन करता है, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने और जस्टिस चंद्र चिन्नप्पा रेड्डी ने और जस्टिस BN खरे ने दिया था, उसको इंदिरा सानी में भी बहुत साफ कहा गया था कि केवल मार्क्स आना ही जो है वो मेरिट का नहीं है। अब जहाँ तक जो आपने प्रश्न उठाया है कि आरक्षण का अभी जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि हमारे प्रशासकों का नीति के अनुसार नियत नहीं रही, और उन्होंने उसे अपने संविधान के अनुसार उसको लागू, प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से लागू नहीं किया। आज भी सर्विसेज में 2%, 3%, 5% प्रतिनिधित्व है, इससे ज्यादा अभी तक नहीं मिल सका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को दरगुजर करते हुए भी कि गलत लोगों को लाभ मिल रहा है या गलत लोगों को लाभ मिल जाएगा, सही को नहीं मिल रहा है, इनको दरगुजर करते हुए अपने फैसले में कहा है कि हम मेडिकल में जो नई पोस्टें भर्तियां होंगी उसमें 27% देंगे, और आर्थिक आधार पर भी नहीं हम सत्यनारायण सिंह साहब, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो नई बात नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में सबको बताया क्या कहा है क्या नहीं कहा, उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से लोगों ने कर ली। हमारी बहस आज इस बात पर है, इसके इस पहलू पर है, लाभ या हानि की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उद्देश्य की बात कर रहे हैं। मैं जो समझता हूँ, आप तो पुराने आदमी हैं, आप बेहतर समझते हैं कि आरक्षण इसलिए लाया गया था कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व सिस्टम में नहीं है उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तो अपने आप को समानता की
साथ लोगों के साथ बैठ जाएंगे। पहले दबाव में बैठेंगे, धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलेगी, वो मुख्य धारा में आ जाएंगे और समाज एक जैसा हो जाएगा, समरसता समाज में आ जाएगी। यही भाव रहा होगा। इसके साथ ही अन्याय नहीं हो जाए किसी के साथ, इसलिए यह तय किया गया होगा कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ क्या बन गई हैं? क्या आरक्षण जिस सरकार ने जो भी लागू किया, जो हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। 50% तो आरक्षण है ना, 50 हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 50% आरक्षण है, 50 सीटें आरक्षित हैं, उस पर तो आरक्षित वर्ग का आदमी आएगा। तो फिर भी ये 70 साल में ऐसी स्थितियां क्यों नहीं बदल पाई? जो उद्देश्य तो यही था ना, बेसिकली पैरिटी लाना, समानता लाना, वो समानता का भाव क्यों नहीं आ पाया? बात तो ये है। देखिए, जातियां हिंदू समाज के नींव की पत्थर हैं और इनको बहुत कम से 50 या 40 साल में ही इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा है। और जातीय आधार पर लोगों में जिस प्रकार की असमानताएं प्रारंभ से लेके अंत तक रही है, वो अभी नहीं हटी है। जैसा मैंने आपको कहा था कि आरक्षण लागू करने वालों की भी नीयत जो है नीति के अनुसार नहीं रही। जिस ढंग से लागू करना चाहिए था, जितना लागू करना चाहिए था, उस पर उन्होंने पूरी तरह से नहीं किया, इसलिए अभी तक समाज में असमानता बनी है। मैं एक बात और कह दूं, आरक्षण का उद्देश्य नौकरियां प्राप्त करने का नहीं था, आरक्षण का उद्देश्य गरीबी निवारण का नहीं था, आरक्षण का उद्देश्य था उनकी सामाजिक स्थिति को बढ़ा करके समान स्तर पर लाना और समान अवसर उन्हें देना। आपसे निवेदन की कि आरक्षण का अगर इतना ही उद्देश्य रहा होता तब तो अलग बात थी, तब तो आंकड़े आ जाते 50%। आरक्षित वर्ग के लोग हैं 50%, अनारक्षित वर्ग के लोग हैं आज भी सेवाओं में। लेकिन मुद्दा ये नहीं है ना, मुद्दा तो मूल भाव तो ये था कि पैरिटी आए, समाज में समानता आए। उस समानता के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। इंदिरा सिंह मेघवाल क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए शर्मा साहब, सोशलॉजिकल थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि वेलफेयर स्टेट के हिसाब से जो कानून बनते हैं उन कानून को ऑनरेबल न्यायालय को ऑनर करना चाहिए। अभी तक का इतिहास ये रहा है कि मेरिट ही एकमात्र क्राइटेरिया ऑनरेबल कोर्ट ने मान्यता दी। हमारे विशेषकर चूंकि एससी को आरक्षण था, एससी एसटी को ही था, तो अभी तक न्यायालय के निर्णय बिल्कुल हमारे डिसेंडिंग होते थे, हमारे खिलाफ होते थे और ये वेलफेयर स्टेट के खिलाफ होते थे, ये मोटा मोटा कहा जा सकता है। अभी बड़ा ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त आए। इससे सोशल जस्टिस का जो फॉर्मेट है, स्टेट वेलफेयर स्टेट की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो अधिकार जो मिलेंगे वो अच्छा है, अच्छा एनवायरनमेंट हुआ है। एक सैद्धांतिक रूप से न्यायालय ने सहमति दे दी है, अच्छी बात है। स्टेट किस बात के लिए थोड़ा खुलकर बताइए, कैसे क्या दे दी? इसमें पहले आरक्षण के तहत सीटों पर लोगों की नियुक्तियां होती थी आरक्षित सीटों पर, अब क्या हो गया नया, वो थोड़ा समझा दीजिए फिर बताइए। अभी ये हो गया कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, सामाजिक संघर्ष होता था, आरक्षण के नाम पे जो द्वंद्व होता था वो द्वंद्व खत्म हो जाएगा और डे बाय डे जो न्यायालय में जाती थी नियुक्तियां अटक जाती थी वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो आपने जो फरमाया, मैं इससे लाभ क्यों नहीं पाया, तो 85% तो प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट के सेक्टर जितने भी 100% डिपार्टमेंट में आरक्षण था, 85 या 90% प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब डे बाय डे अभी तो जब गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा ही नहीं तो ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए कि सरकार से, विशेषकर दिल्ली सरकार से, स्टेट से मांग करे कि भाई आप सरकारी क्षेत्र छोड़ो तो सही, प्राइवेट सारा कर दो, तो किसके लिए आरक्षण फिर ये बड़े द्वंद्व क्या है, विसंगति। अच्छा, जो मेरा इसमें जो हमारी ये विशेषकर वेदना है, हम बहुत शुरू से कहते रहे हैं कि जो आरक्षण के लिए क्षेत्र नियत हुआ था आज से 70 साल पहले, वो क्षेत्र आप 15% बचा, 70% बचा ही नहीं। 70% न तो ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूसी किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। ये जिस ढंग से कॉर्पोरेट घराने को जा रहा है, पूरा गवर्नमेंट सेक्टर बिक रहा है, देश बिक रहा है, तो ये अजीब सी स्थिति है कि आरक्षण का करेंगे क्या? तो क्या प्राइवेट सेक्टर ने मना कर रखा है क्या आरक्षित वर्ग के लोगों को कि आपको नौकरी नहीं देंगे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कोई वजूद नहीं है। वहां तो जब मेरिट के साथ वहां भी हो, ऐसा निर्णय मेरिट के साथ वहां आरक्षण हो। जैसे आप देखिए ओबीसी को इसमें नीट में नहीं दे रहे थे, ठीक है, जब ईडब्ल्यू से रात का यूटर्न लेगी जुडिशरी। पाराशर जी, दो बातें मेघवाल साहब ने कही। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ सही मायने में इसलिए नहीं मिल पाया कि धीरे धीरे सारा जो सरकारी क्षेत्र था वो तो निजी क्षेत्र में बदल गया, तो सरकार आरक्षण कैसे मिलेगा? पहली बात पे बात करते हैं पहले। पाराशर जी, क्या सरकारी क्षेत्र ही बचा रहे, सरकारी क्षेत्र ही बना रहे या बना रहता तो आरक्षण का लाभ मिल जाता क्या? जी, आपका जो प्रश्न है कि जो सामाजिक समानता क्यों नहीं आ पाई, मूल प्रश्न ये है 70 सालों के बाद भी।
उससे हमेशा जातिगत आरक्षण के पक्षधर लोग भटकाते रहे हैं। उसका कारण मेनली ये है कि वास्तविक जो हकदार हैं आरक्षण वाले उन तक पहुंच नहीं पा रहा। आज भी पिछड़े लोग पिछड़े ही हैं। आरक्षण जाति क्यों के पिछड़े आधार हैं? पर नहीं क्योंकि है। पिछड़े वर्गों में जो अगड़े लोग हैं वो हड़पते जा रहे हैं उनको। अब ओबीसी का जो क्रिमिलेयर है, एससी एसटी में तो क्रिमिलेयर है ही नहीं। ओबीसी का जो क्रिमिलेयर है वो इतना मतलब बेकार का नोटिफिकेशन है कि उसमें 0.1% कवर हो रहे हैं। 1000 में से एक व्यक्ति क्रिमिलेयर में आ रहा है, तो 999 लोग जो है वो तो जाति के आधार पर आरक्षण ले रहे हैं। करोड़पति लखपति लोग जो हैं, अब इनकी जो लिमिट रखी हो 8 लाख, 8 लाख का मतलब है 12 से 72, करीब 65,000 रुपए महीने की तनख्वाह वाले, तनख्वाह वाले तो है ही नहीं, इनकम वाले। तनख्वाह को तो गिनते नहीं 8 लाख के अंदर, ये और ओबीसी के उसके अंदर तनख्वाह को नहीं गिनते, वो इसके एग्रीकल्चर इनकम को नहीं गिनते, तो 65,000 रुपए और कोई कमाई दिखाते ही नहीं है। वो तो पूरे इंडिया के अंदर जातिगत आधार पर लखपति करोड़पति लोग बाग अपने ही वर्ग के गरीब वंचित पिछड़े लोगों का हक लूटते जा रहे हैं। और ये बेचारे गरीब पिछड़े पिछड़े ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है बात। सरकारों की स्थिति ये है कि वो नीति के ये वोटों की राजनीति है। अगड़ों के कहने से पिछड़े चलते हैं बेचारे, वो उनको पता है नहीं, उनके अगड़े उनको गुमराह करके उनका हक लूट रहे हैं। न्यायालयों के ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो खुद के निर्णयों के खिलाफ है। अभी तो ये निर्णय आया है, ये एक मिनट में आता हूं पाराशर जी। पहले मेघवाल साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि जातिगत आरक्षण नहीं है इसलिए, क्या मेघवाल साहब बोलिए अपनी बात। नहीं, आप अभी कह रहे थे ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहे थे कि वो आईसी, नहीं, वो तो ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहे हैं। वो जो मैं कह रहा हूं, मैं आर्थिक आधार, मैं अगर पाराशर जी की बात को सही तरीके से समझ पाया हूं तो पाराशर जी आप ये कह रहे हैं कि आरक्षित वर्ग में, हम पर्टिकुलर आरक्षित वर्ग की बात करें, उसमें जिन व्यक्तियों को लाभ एक बार मिल गया, वो लाभार्थी परिवार के ही अगले जो वंशज हैं वो लाभ प्राप्त किए चले जा रहे हैं, है ना। और जो जिन लोगों को जो वंचित हैं वो वंचित ही बना हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं पाराशर जी? जी हाँ हाँ, अब इस पर बोलिए, इस पर बोलिए। कुछ दबंग जातियां आप अगर उन वंचित को अगड़ा बनाना चाहते तो लैंड रिफॉर्म्स कमीशन होना चाहिए, भूमि सुधार लागू होते। आप देखिए जो जितने भी सेक्टर प्राइवेट होते को छोड़िए ना, जो है व्यवस्था उसकी बात करिए ना। देश में, इस देश में कहाँ मतलब जो बेसिक नीड्स है, जमीन है, 2% जमीन एससी एसटी के पास नहीं है, जो ऐसे बेसिक चीजें हैं। आप तो ये बताइए कि क्या ये बात तथ्यहीन है, क्या सारहीन है क्या कि आरक्षित वर्ग में आरक्षण का फायदा जिन परिवारों ने ले लिया वो अगर छोड़ दें तो बाकी लोगों की बारी आएगी? ये गलत है क्या मेघवाल साहब? नहीं, आप देखिए जिस सेंट्रल गवर्नमेंट में 40 लाख एम्प्लॉई है, उसके 2% ही तो आप आए। जब आपके पास 1 अनार 100 बीमार नौकरियां तो ही नहीं। अरे भाई ये बताइए मुझे, क्या दे दोगे? अवधेशा को दिया जी, एक बात मुझे आप समझ गए हो तो समझा दीजिए। 100 सीटें हैं, सीधी बात करें एकदम, जो आम आदमी के, मेरे जैसे आदमी के समझ में आ जाए। 100 सीटें हैं, 50 आरक्षित वर्ग की होगी, 50 अनारक्षित की। अब अनारक्षित तो आरक्षित में जाकर ले नहीं सकता कि उसमें से जाकर ले लेगा। आरक्षित वर्ग की 50 सीटें आरक्षित वर्ग ही लेगा ना। तो उसमें अगर एक ही परिवार का या एक यूं समझ लीजिए कि जो थोड़े एडवांस लोग हैं उन लोगों ने अगर उन 50 सीटों को भर दिया और उनके वंशज उनको भरते चले जा रहे हैं तो बाकी लोगों को कैसे मिलेगा लाभ? बिल्कुल जेपी जी, देखिए, और यही इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ रिजर्वेशन का, ये इसमें सबसे बड़ी खामी है। क्योंकि आपने इसको सामाजिक तौर पर समानता लाने के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था लागू की। उसमें आपने जो रास्ता अपनाया कि जो नौकरियों में लोग आएंगे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे और सिस्टम में उनका पार्टिसिपेशन होगा, इसके बेस पर समानता आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लोग पहले से समझदार थे या थोड़े पढ़े लिखे थे उन लोगों ने उसका लाभ पहले उठाया। आप किसी भी वर्ग में उठा के देख लीजिए, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कुछ चुनिंदा जातियां ही या कुछ चुनिंदा परिवार ही उस आरक्षण का लाभ, मैक्सिमम लाभ उठा रहे हैं। और इसी वजह से जो समानता आनी चाहिए थी वो समानता नहीं आई है। और एक नई दिक्कत और पैदा हो गई है इसमें, कास्ट विद इन द कास्ट पैदा हो गई है। जो लोग, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया, जो अच्छे से सेटल हो गए, जिनके बच्चे सेटल हो गए, वो अपनी ही जाति के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। तो ये कास्ट विद इन द कास्ट पैदा इससे अलग से हो गई है। देखिए, सत्यनारायण सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जाति हमारे समाज की हकीकत है और इस जाति को, जातिगत जो भेदभाव है इसमें समानता लाने के लिए आरक्षण लागू हुआ। लेकिन क्या केवल आरक्षण से जो सरकारी नौकरियों में है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके समानता आ सकती है? क्योंकि उनके बीच में ही इतनी असमानता है, उन जातियों के बीच में ही।
आप किसी भी वर्ग को उठा के देख लीजिए, कई जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है, और कई जातियां बिल्कुल भरमार हैं। आप कहीं भी चली जाइए, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, कुछ जाति के लोग आपको पूरे देश में मिलेंगे। तो ये जो इस तरह की इसमें खामी है, इस पर सरकारों को गौर करना चाहिए, लेकिन सरकारें इस पर गौर नहीं करती हैं, क्योंकि जो सामाजिक समानता लाने का जो काम था, सिर्फ आरक्षण के बूते वो नहीं हो सकता था, समाज की भी इसमें भूमिका थी। तो समाज में तो क्या हुआ, जातिगत संगठन बन गए, उल्टा उन्होंने उसको भटका दिया समानता को लाने के चक्कर में। दूसरा, राजनीति भी इसी ट्रैप में फंस गई। एक मिनट महेंद्र मेघवाल जी बोलिए, जल्दी से। देखिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बिल्कुल वंचित हैं। ये तो देखिए, जुडिशरी तो हमारे लोग है ही नहीं, फिर वहां भी आरक्षण दो भाई। आपका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में तो जुडिशरी में दो फिर। और जो सवाल मैंने किया आपसे, तो परीक्षा नहीं होती। आपसे जो सवाल किया उसका क्या नहीं, जवाब है क्या? नहीं, आप तो नई चीज कह रहे हैं कि वहां भी दीजिए, भूमि को निर्धारण करिए, जुडिशरी में दीजिए। सोशल स्टेटस का इंप्रूव हुआ, कोई आईएएस बन गया तो मंत्री भी जा सकता है क्या? वहां छूत तो छूत है, कोई रोकता है क्या? नहीं बिल्कुल रोकता है। यही बातें है ना। नहीं मेघवाल साहब, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। देखिए, अगर कोई रोक रहा है ना, तो उसको रोकने वाले को रोकने के लिए कड़े कानून भी हैं। और सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं आपकी बात से मानता हूं। इस देश में अखबारों में आज भी दलित को घोड़ी से उतारा जैसी खबरें पढ़ी जाती हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि शहरों में कोई व्यक्ति उपनाम जो लगाता है ना, दूसरा व्यक्ति पूछता भी नहीं है। चूंकि आमतौर पर जब हम जाति की बात कर रहे हैं तो सरनेम में अपने गोत्र का इस्तेमाल करता है, अपने गांव का इस्तेमाल करता है। तो मैंने किसी को ये पूछते हुए नहीं सुना कि आप किस बिरादरी के हो भाई साहब, इस गोत्र का क्या मतलब होता है, आपने जो सरनेम लगा रखा है। इस स्तर तक तो हम पहुंच गए। लेकिन हम अगर बार बार इन्हीं बातों को लाएंगे तो माफ कीजिएगा, जो उद्देश्य लेकर, जो मैं शुरू में कह रहा था ना, जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी कि हम भुलाएं उस दौर को, उसको बार बार याद दिलाने की कोशिश की जाती है। वो बार बार लोगों की एक तरह से एक निवेदन करूंगा शर्मा साहब, ये बताइए कि किसी भी देश के सिटी के अंदर अगर दो खोल दो, एक चमार मिष्ठान भंडार खोल दो, ब्राह्मण मिष्ठान भंडार खोल दो, चमार वाले पे कोई नहीं खेलते कि सोना बेचे हो। अच्छा। ये कास्ट कैपिटलिज्म इस देश के अंदर जाति का ठप्पा है, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता इकोनॉमी में। उसके साथ उसको कुछ मेरिट, आपको उसको कुछ सोशल जस्टिस में पॉइंट इसका जवाब ओदेशा को दे देंगे। ओदेशा को दे बोलिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये असमानता है, लेकिन इसको दूर करने का जो उपाय है वो आरक्षण नहीं है। जैसा आपने अभी खुद ने कहा कि एक आईएएस है वो मंदिर नहीं जा सकता, तो ये तो आपने सबसे बड़ी सर्विस में उसको वो सेलेक्ट हो गया, उसके बावजूद नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब आरक्षण जिस मकसद के लिए लागू किया गया उसमें वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपने समानता लाने के लिए किया और आप देश की सबसे बड़ी सर्विस में आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद भी आपको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है समानता के तौर पर, तो फिर तो मकसद ही सक्सेसफुल नहीं है। आखिरी सवाल मेरा, पाराशर जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा। आरक्षण का विरोध करने का तो सिलसिला खत्म हो गया। आरक्षण विरोधी आंदोलन आज से 30 साल पहले हुए थे, उसके बाद में कोई आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं हुए। जातियां करती हैं, नई जातियां आरक्षित वर्ग में शामिल होने के लिए, यही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो विद्वेष बढ़ा है पिछले 2-3 दशक में ज्यादा बढ़ा है, और पिछले 7-8 साल में तो और ज्यादा बढ़ा है थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो इसका फिर हासिल क्या है, और इसका मतलब क्या समझें कि एक तरफ तो विरोध बंद हो गया कि आरक्षण खत्म करिए, ये बात 90 में ही खत्म हो गई, 80s के दौर में खत्म हो गई, और दूसरी तरफ आपस में डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। पराशर जी। जी सर, ऐसा है, इसका डिफरेंसेस बढ़ने का कारण ये जो आरक्षण है, जातिगत आरक्षण, ये जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ाता जा रहा है और देश को बहुत तेज गति से जातिगत गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। जगह जगह हम हरियाणा में देख चुके हैं, गुजरात में देख चुके हैं, बॉम्बे में देख चुके हैं, साउथ में देख चुके हैं, जगह जगह कहीं कुछ, और राजस्थान में भी देख चुके हैं, जो गुर्जर आरक्षण वो होता तो ये जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान में ओबीसी को जातिगत आरक्षण नहीं है। SC/ST का जो आरक्षण था वो लोग स्वीकार कर चुके थे SC/ST के लिए, लेकिन जो मंडल कमीशन के बाद ओबीसी का आरक्षण आया और वो सने सने जातिगत होता चला गया, उससे जातिगत विद्वेष और ध्रुवीकरण चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जबकि संविधान के अंदर पिछड़ों को आरक्षण है। पिछड़े की डेफिनेशन आज तक किसी सरकार ने डिफाइन ही नहीं की है, डिसाइड ही नहीं की है। अभी जो कोशिश की है ये ईडब्ल्यूएस में जो 5 मानदंड दिए हैं केंद्र सरकार ने, वो लगभग पिछड़े की डेफिनेशन को तय कर देते हैं। उन अगर सिद्धांतों को मानते हुए, मानदंडों को मानते हुए आरक्षण दिया जाता है तो धीरे धीरे जाति का ध्रुवीकरण खत्म होगा। मतलब आप पिछड़े को, वंचित को, उसको आरक्षण का लाभ दो तो ठीक है। आज मर्सिडीज गाड़ियां घूम रहे हैं, AC गाड़ियों घूम रहे, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और गरीब बेचारा वहीं का वहीं पड़ा है। तो इसका कारण ये है कि ना तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सही ढंग से डिफाइन किया गया है, ना उसको सही ढंग से लागू किया गया है,
और जो पिछड़े को अगर डिफाइन कर दे सरकार, साइंटिफिक डेफिनेशन ऐसी दे जिसमें वास्तविक वंचित और पिछड़ा वर्ग ही आवे, उसमें जाति धर्म का नाम ही होना चाहिए, और उनको आरक्षण का लाभ दे, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन वो सरकारें कर नहीं पा रही है, वोटों की राजनीति है, और कोर्टें भी उस हिसाब से डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कोर्टों में क्या है, जो जजेस बन के आ रहे हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, हाई कोर्ट के वकील होते हैं, वो धरातल पे समझ ही नहीं पाते धरातल पे क्या सच्चाई है। बहस मांगता है, फिर किसी तरह इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।